हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने HAS प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए DRAW सीरीज़ को यहाँ पर शुरू किया है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। जैसे अगर मैं GS से रिलेटेड अगर मैं MCQs के बारे में बात करूँ तो हमने GS के सब्जेक्ट्स को MCQs के द्वारा कवर किया है। इसके अलावा हमने पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। तो अभी हम कर रहे हैं जुलाई और अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। तो हमने इसको भी शुरू कर दिया था। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ जुलाई और अगस्त के मंथ में जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ थी उसको कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आप जाकर इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो रिसेंटली जो आपके जुलाई के मंथ में एक आपकी एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वज्र प्रहार जो है वो एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, या फिर कई बार मेंस के अंदर डिफेंस एक्सरसाइजेस का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया और USA हैं वो बेसिकली इस जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा USA के साथ जो इंडिया है और भी अलग अलग एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाली एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टाइगर ट्रम्प के नाम से एक एक्सरसाइज है। जैसे कि रेड फ्लैग हो गया जो कि मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और USA के बीच में कंडक्ट होती है। बाकी एक मालाबार एक्सरसाइज है जिसके अंदर 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया USA के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोप इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया और USA की एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इनका सिग्निफिकेंस यही रहता है ताकि एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस है तो उसको एक तरह से डेवलप किया जा सके। तो 2 कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको अच्छे से डेवलप किया जा सके और जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं तो उनको एक साथ मिलकर यहाँ पर टैकल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को मलेशिया को देने की बात करी है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन कर रही है। तो यहाँ पे 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को देने की बात करी गई है। अगर मैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो बेसिकली हमारे एयरफोर्स के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो बेसिकली एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाती है। बाकी इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो डिज़ाइन किया है या फिर जो रिसर्च वगैरह करी है तो वो DRDO की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने करी है। तो अगर मैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, छोटा होता है, टेललेस है, मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो अगर मैं सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करूं तो दैट मीन्स ये साउंड की स्पीड से बहुत तेज़ी से मूव करता है। बेसिकली मैक की स्पीड में इसकी जो स्पीड है वो काउंट होती है। सुपरसोनिक जो होता है वो 1 से लेके 2 तक मैक तक के बीच में काउंट होता है। तो यहाँ पे 1 मैक को बेसिकली हम साउंड की स्पीड के इक्विवेलेंट मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसकी जो रेंज है 3000 किलोमीटर तक की है, इसका जो पे लोड है 4000 किलो तक का है। बाकी स्पीड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। इसके अलावा ये एयरफोर्स के लिए, आपका आर्मी के लिए और आपका नेवी के लिए भी इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो MiG-21 है वो बेसिकली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो राजस्थान के बरमार वाला रीजन है यहाँ पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई है MiG-21 बिसन एयरक्राफ्ट की। अगर मैं MiG-21 के बारे में बात करूँ तो इस एयरक्राफ्ट को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया ने रशिया से ली थी और रशिया की भी एक पर्टिकुलर कंपनी है दैट इज़ मिक्यान गुरेविच जिसने कि MiG-21 को बनाया है। और यहाँ पे 1963
के अंदर इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो 1963 के अंदर हो गया था। लेकिन यहाँ पे 1963 से लेके अब तक ये देखा गया कि MiG-21 से बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसका रीज़न अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है और इसी वजह से जो MiG-21 है आपका, उसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाने लग गया है। तो बेसिकली हमारी जो एयरफोर्स है इन सारे के सारे MiG-21 को रिप्लेस करने की बात कर रही है 2025 तक। और यहाँ पे जो अलग अलग जैसे तेजस की अलग अलग जो मार्क्स हो गए, मार्क 1, मार्क 2, उन सबको इंडक्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वहाँ पर एक नई स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है जिसका नाम है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324। तो सबसे पहली बार ईस्टर्न कमांड के अंदर नेवल और एयर स्क्वाड्रन को यहाँ पर इंडक्ट किया गया है। अगर मैं इस स्क्वाड्रन के बारे में बात करूँ तो इनको एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है जो कि नाम है कैस्ट्रल्स। तो दैट मीन्स हमारे इंडिया की जितनी भी ईस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस करने के लिए, सर्वेलेंस वगैरह करने के लिए या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए ये जो स्क्वाड्रन है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और बेसिकली इसको कैस्ट्रल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसी बर्ड होती है जिसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के अंदर, हमारा जो ईस्टर्न घाट वाला रीजन है सारा का सारा, तो उसके अंदर जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब को नोटिस करने के लिए या फिर सर्वेलेंस करने के लिए इस स्क्वाड्रन को रखा गया है। इसके अलावा ये जो स्क्वाड्रन है इनको अलग अलग इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स वगैरह इनको प्रोवाइड करे गए हैं ताकि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया के डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे पहली बार हाईएस्ट टच किए हैं। 12,000 और 13,000 करोड़ के बीच में इसने टच किया है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेसिकली हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं कंट्री के अंदर और जो पब्लिक फर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ये करती हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो 70% डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो प्राइवेट कंपनियों ने किए हैं और जो 30% डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो पब्लिक कंपनियों ने किए हैं। इससे पहले अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज करती थी, हमारी कंट्री की 90% करती थी। तो यहाँ पे जो 10% है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर फर्म्स करती थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे पब्लिक सेक्टर फर्म्स की जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। इसके अलावा इसके पीछे बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री ने आत्मनिर्भर भारत को इनिशिएटिव को यहाँ पर शुरू किया है ताकि जितनी भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो हमारी कंट्री के अंदर ही बने। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके अलावा इंडिया के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बैन लगाया गया है जो कि पहले इंपोर्ट होती थी। तो यहाँ पर एक इंपोर्ट से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आती है जो कि सिप्री रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है इंपोर्ट के मामले में। दैट मीन्स जो इंडिया है वो बाहर वाली कंट्री से सबसे ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसको इंपोर्ट करता है। तो रिसेंटली ये जो इनिशिएटिव सामने आया है तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से इंडिया के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे जितने भी डिफेंस एक्सपोर्ट हुए हैं तो उसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले नंबर पे या फिर इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उनको इंपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे यूएसए जो है वो मेजर बायर सामने देखने को मिली है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नई फ्रिगेट को यहाँ पर लॉन्च किया है। अगर मैं इस फ्रिगेट के बारे में बात करूँ तो जिसका नाम है Y3023 दूनागिरी। अब इसका नाम जो दूनागिरी रखा गया है वो बेसिकली एक उत्तराखंड के अंदर माउंटेन रेंज है जिसके नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। अगर मैं इस फ्रिगेट के बारे में बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आती है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंदर इंडियन नेवी के लिए अलग अलग फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर बेसिकली 7 फ्रिगेट्स को बनाया जाएगा, जिसमें से जो 4 फ्रिगेट्स हैं यहाँ पे माजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो बनाएगी और बाकी की जो 3 फ्रिगेट्स हैं वो कोलकाता के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये बेसिकली इन फ्रिगेट्स को बनाने वाली हैं। तो अगर मैं इन सारी की सारी फ्रिगेट्स के बारे में बात करूं कि अभी तक जो बनी है वो 4 बनी है, नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी एंड जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जिसका नाम है दूनागिरी। दूनागिरी का भी जो एक पर्टिकुलर नंबर है यहाँ पे 3023 अभी लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई 2022 को दूनागिरी 3023 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये सारी जो फ्रिगेट्स हैं आपकी न्यूज़
न्यूज़ में चलती ही रहेंगी, तो इन सारी फ्रिगेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई एक जो फ्रिगेट है जब वो बनती है, पहले लॉन्च होती है, फिर उसके ट्रायल्स होते हैं और फिर उसके बाद वो कमीशन करी जाती है, तो हमेशा ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में ही रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने अभी रिसेंटली एक सबमरीन को डीकमीशन किया है जिसका नाम है INS सिंधुध्वज, जो कि विशाखापट्टनम के ऊपर इन्होंने 35 साल की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे इसको डीकमीशन किया गया है। अगर मैं INS सिंधुध्वज के बारे में बात करूँ तो ये जो सबमरीन है हमने रशिया से ये सबमरीन ली थी और इसको इंडियन नेवी के अंदर 1987 के अंदर कमीशन किया गया था, जिसकी रिसेंटली अभी 35 साल की सर्विस हो गई है और इसीलिए अब इसको डीकमीशन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं सबमरीन से रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो इंडियन नेवी को अलग अलग सबमरीन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड करी जा रही हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सबमरीन्स हैं वो बनाई जा रही हैं। स्पेशली एक पर्टिकुलर आपकी टेक्नोलॉजी है दैट इज़ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। दैट मीन्स ये जो सबमरीन्स हैं अंडर वाटर भी ब्रीद कर सकती हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको सबमरीन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो न्यूज़ है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।